नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और सीधे आपको सबसे पहले बता दें कि जहां एक तरफ आर्यन खान की मन्नत को लेकर ये सवाल है कि आखिरकार कब आर्यन खान को घर वापसी उनकी हो पाएगी। सिर्फ 2 दिन के लिए क्रूज पर वो था। तमाम दलीलें देखिए वहां पर दी गई। आर्यन ड्रग्स केस में 1 घंटे से सुनवाई जारी है और बार बार यही सवाल कि क्या आज बेल मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी के वकील दलील दे रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आर्यन को छोड़ा जाता है तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। वो चैट का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वे बहुत लंबे वक्त से वो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और व्यवसायिक संबंध भी उनके हो सकते हैं। तो आर्यन ड्रग्स केस में 1 घंटे से सुनवाई जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी के वकील इस वक्त दलील दे रहे हैं और आज का दिन आर्यन खान के लिए बेहद जरूरी और एक तरीके से कहें आज ये दिन डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले दिन आर्यन के लिए कैसे बीतने हैं। तो 1 घंटे से सुनवाई जारी है, तो क्या आज आर्यन की मन्नत कबूल होगी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार दलीलों का दौर जारी है। बार बार जहां एनसीबी की तरफ से दलील हर बार यही दी गई कि अगर आर्यन खान बाहर निकलते हैं तो जांच में असर पड़ सकता है, छेड़छाड़ कर सकते हैं सबूतों के साथ। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं एनसीबी दफ्तर मुंबई से। इस वक्त हमारे साथ हैं और तंसीम हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जहां थोड़ी देर पहले शाहरुख मौजूद थे। बाकायदा टीम से डिस्कस हो रहा है कि कैसे आगे प्रोसेस करना है और आर्यन खान को जमानत कैसे भी मिल पाए। अरविंद ओझा का जल्दी से पहले रुख कर लेते हैं। अरविंद, एनसीबी दफ्तर के आप बाहर हैं, किस तरीके से दलीलें एनसीबी की तरफ से दी जा रही हैं और क्या लग रहा है, क्या संभावना दिख रही है अभी आने वाले समय में, क्या आज बेल मिल सकती है आर्यन को? जी देखिए, मैं अर्पिता सबसे पहले बताऊं कि जो कोर्ट की सुनवाई होती है उसको प्रिडिक्ट किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है कि आगे क्या होगा। हाँ, ये जरूर है कि आज जो दोनों पक्ष की दलीलें हैं वो ऐसा लगता है जिस तरह से सुनवाई हो रही है कि वो दलीलें कम से कम पूरी हो जाएंगी। जो अब तक की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से वकील एएसजी अनिल सिंह ने कहा है, उन्होंने मोटा मोटा ये कहा है कि आर्यन को पहले से जानकारी थी, आर्यन और अरबाज को, कि क्रूज में ड्रग्स पार्टी होने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, आर्यन और अरबाज सालों पहले से, तकरीबन 1 साल पहले से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, हार्ड ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। नंबर 3, जो पैडलर्स हैं उनके संपर्क में थे, पैडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। नंबर 4, ये 29 एनडीपीएस एक्ट इसमें लगाया गया है, यानी कॉन्स्पिरेसी। कुल मिलाकर 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में व्हाट्सएप चैट भी एक अहम सबूत है। व्हाट्सएप चैट से ये साबित होता है कि ये काफ़ी वक्त से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, पैडलर के संपर्क में थे। तो ये तमाम ऐसी बातें एएसजी अनिल सिंह ने कही हैं, ये बड़ी बातें हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कही है, काउंटर किया है। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि सभी लोग जो पार्टी में एक साथ गए थे इसलिए कॉन्स्पिरेसी लगती है। तो अब ये देखना होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूँगा, एएसजी ने जब ये दलील दे रहे थे उस वक्त ये भी कहा था कि हमारे पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट्स हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं, जिस पर जज ने कहा कि जब आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा तो वो पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर जो थोड़ा सा जैसा आपने पूछा था, यहाँ पर वही मामला फंसता है कि क्या डिफेंस की जो दलीलें वो पूरी हो गई हैं। उसके बाद एएसजी अनिल सिंह जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं, कल उन्होंने कहा था कि 1 घंटे का वो वक्त लेंगे, वो अभी अपनी दलीलें दे रहे हैं। उसके बाद जज ने कहा कि मैं व्हाट्सएप चैट पढ़ूंगा। तो क्या व्हाट्सएप चैट पढ़ने के लिए जज और वक्त ले सकते हैं? यही पर मामला फंसता है। हालांकि देखना होगा, अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है अदालत की सुनवाई को या किसी भी फैसले को। तो फिलहाल सुनवाई चल रही है और एक के बाद एक जो एएसजी, बिल्कुल देखिए, अभी सिर्फ संभावनाओं पर ही बात हो सकती है कि आगे क्या हो सकता है। उन्हीं संभावनाओं पर मेरा सवाल भी अरविंद आपसे था। इस बीच माजिद मेमन वरिष्ठ वकील हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या क्या वो सुनवा देते हैं, फिर मैं तंसीम आपके पास भी आऊंगी। चलेगा आपको। वरिष्ठ वकील माजिद मेमन जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हाईकोर्ट में 2 बड़े मामले हुए। एक तो पहले समीर वानखेड़े का, एनसीबी के जोनल चीफ, जिन्होंने ये कहा कि मुंबई पुलिस पर उनको भरोसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट उनको टारगेट कर रही है, इसलिए सीबीआई में ये मामला दिया जाए। उस मामले की सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, एक इतने वरिष्ठ अधिकारी को जो इतनी अहम संस्था में इतनी ऊंचे मकाम पर काम कर रहा है, उसका इस तरह से कह देना कि मुझे पूरे मुंबई पुलिस कमिश्नरेट पर विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार पर विश्वास नहीं है, ये खुद अपने तय बड़ी शर्म की बात है। ऐसा कहना मुझे लगता है उचित नहीं था और उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक कि उसे अपनी हिफाजत के लिए, अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ उच्च न्यायालय को मूव करना आवश्यक था, उसने किया है। और अदालत के पास चूँकि आज समय नहीं है,
कि वो तफसील से पूरी बात सुने, दोनों पक्षों को सुने, सामने नोटिस दिया जाना चाहिए जो प्रथा है। तो इसलिए अदालत ने उसको इंटरिम प्रोटेक्शन यही दे दिया है कि जब तक के इस मामले की सुनवाई अगली तारीख तक नहीं होती तब तक के उसके खिलाफ कोई कोअर्सिव स्टेप न ली जाए, जो एक आम तौर पर हर नागरिक की पिटीशन पर दिया जाता है। पिछले दिनों में हमने देखा है सर कि एनसीपी मिनिस्टर नवाब मलिक काफ़ी एलिगेशन वानखेड़े के ऊपर लगाए, तो क्या इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर यह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मुझे टारगेट कर रही है और इसीलिए प्रोटेक्शन चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा सरकार नहीं है, इसमें एक व्यक्तिगत मंत्री है बाई चांस, मगर वो एक नागरिक है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उन्होंने जो भी बातें थी वो सामने रखी हैं। अब उन बातों की तस्दीक करना वो प्रशासन का काम है। अब वो प्रशासन, अगर सरकार महाराष्ट्र में आघाड़ी की है और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो एक कानून दान की हैसियत से या वो व्यक्ति जो हमारी संस्था पर विश्वास करता है वो इसमें फ़र्क नहीं समझता कि सरकार इसकी है या उसकी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार एक बड़ी संस्था होती है और सरकार को सबके साथ न्याय करने की आवश्यकता है। और बड़ा मामला बेल का आर्यन खान का भी चल रहा है, कई इसमें टिप्पणी आई थी। एनडीपीएस कोर्ट ने जब फैसला दिया था कि अभी क्या फैक्ट्स को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्योंकि एएसजी आर्ग्यू कर रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट एक रिगरस एक्ट है, इसमें बेल एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉर्म नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए बेल एक्सेप्शन वाला कानून सिर्फ एनडीपीएस ही नहीं है। बेल के एक्सेप्शन और रूल जो है, बेल और एक्सेप्शन जेल, एक्सेप्शन बेल और रूल जेल, ये जो कानून एनडीपीएस में है वही कानून एमसीओसीए में भी है, वही कानून यूएपीए में भी है, वही कानून टाडा में भी था। इस तरह के जितने भी सख्त कानून हैं उन सब में ये प्रोविज़न सेम है, मगर उसके बावजूद भी सबको बेल दी जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर इन कानून के तहत बेल न दी जाए किसी को भी तो हमारी जेलें जो है ना वो इनमेट से ओवरफ्लो होंगी, जो हमारे लिए, समाज के लिए ठीक नहीं होगा। Last question in English, I'll ask you. The last question. So the NCB zonal chief has approached the court. What has been the order regarding it? He has तो जिस तरीके से देखिए पूरे ये संभावना जताई जा रही है वकीलों की तरफ से कि जो भी केस बना है ये दरअसल बनता ही नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया, क्योंकि ये मेडिकल टेस्ट भी वहां पर नहीं हुए। ये भी एक बड़ा सवाल वकील रख रहे हैं, आर्यन के जो वकील है कोर्ट रूम में, कि आखिरकार टेस्ट तो होने चाहिए जिससे पता चलता कि ड्रग्स का सेवन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन तंसीम शाहरुख भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी फौज उन्होंने उतार दी। आज भी वो आप वहां पर मौजूद है जिस होटल में शाहरुख मौजूद थे, क्या वो अभी भी वहां पर हैं? किस तरीके की रणनीति आगे शाहरुख की होने वाली है? जी देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में वकील लाए गए, बड़े वकील, फिर मुकुल रोहतगी को दिल्ली से लाया गया और उनको अपीयर किया गया, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बहस की मुंबई हाई कोर्ट में। तो पूरा का पूरा जो एक अमला है एक बड़े वकीलों का, एक बड़े लॉयर्स का, वो तैयार किया गया। उन्होंने बाकायदा स्टडी किया और उनकी टीम ने उसके बाद इसमें जवाब दाखिल किया। अब जाहिर है कि जो बहस है, उस बहस का जो आखिर है, जो अंत है, वो एनसीबी को करना है, एएसजी अनिल सिंह जो काम कर रहे हैं। ये तो इतना कंफर्म है आज कि ये बहस जो होनी थी, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स होने थे, वो पूरे हो जाएंगे। और इसमें जहाँ तक किसी भी फैसले का सवाल है उसके लिए हमें जाहिर है इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जहाँ तक समीर वानखेड़े का सवाल है, मैं बता दूँ, समीर वानखेड़े 4 तरफ से घिरे हुए हैं। अभी उनके ऊपर एक तो ये क्रूज़ केस में जांच का जो मसला कोर्ट में चल रहा है, पहला वो, दूसरा उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगाए गए, तीसरा जो गिरफ्तारी का डर, गिरफ्तारी की जो तलवार उनके सर पे लटक रही है, जो उन्होंने खुद जाहिर किया है अपनी प्रेयर में, अपनी जो कोर्ट में दलील दी है, प्रेयर की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो और तीसरा जो एनसीबी की टीम दिल्ली से आई हुई है, जिसने कल समीर वानखेड़े के बयान दर्ज किए थे, हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। ताजा अपडेट जल्दी से उनके ले लेते हैं। मुस्तफा, क्या चल रहा है, किस तरीके की दलीलें कोर्ट रूम में? जी बिल्कुल, दलीलें को अगर आप देखें तो सख्त तौर पर आज भी एक बार फिर से एनसीबी जो है वो आर्यन खान की बेल को अपोज करते हुए दिख रही है। बड़ी बात जो एएसजी ने आज कोर्ट में ये कह डाली है कि एनडीपीएस जो स्ट्रिंजेंट एक्ट है उसके अंदर जो बेल है वो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, वो एक नॉर्म की जैसा नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि जो बेल ऑलरेडी हाई सेशंस कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने इस बात को माना है, कॉन्स्पिरेसी बनती है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती और इसीलिए इन तीनों को हाई कोर्ट आना पड़ा। ये सारी जो अहम बातें हैं इस वक्त एएसजी ने हाई कोर्ट के सामने रख दी है। और मुस्तफा, आर्यन खान की तरफ से जिस तरीके की कल दलीलें दी गई, और आज क्या लग रहा है आपको कि दलीलों का दौर आज खत्म हो जाएगा?
देखिए, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि कल के दिन पे एएसजी ने कहा था कि उन्हें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा और आज हम देखेंगे कि तकरीबन 3 बजे या पौने 3 बजे से कोर्ट रूम शुरू हुआ है, तब से ये आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। तो 1 से 1.5 घंटे का समय ऑलरेडी बीत चुका है और अभी भी जितना हमारी संवाददाता विद्या कोर्ट के अंदर से जानकारी दे रही है, एएसजी अनिल सिंह के जो आर्गूमेंट्स है वो अभी भी जारी है। वो ये बता रहे हैं कि ये लोग अभी जो आरोपी हैं वो ये नहीं कह सकते कि अरेस्ट इलीगल था क्योंकि उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन में जो रिमांड हुई है उसको चैलेंज नहीं किया है। अभी आर्गूमेंट स्टेज पर वो ऐसे सबमिशन नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरे जो आर्गूमेंट्स है ये शुरू ही है, अभी कंक्लूजन पे दिख नहीं रहे हैं। साथ ही साथ केस स्टडीज को कुछ साइड किया जाएगा तो आधे से 1 घंटे का समय और लग सकता है। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि अगर आर्गूमेंट्स पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और जो आर्यन खान के वकील या अरबाज मर्चेंट के वकील हैं वो रिजॉइंडर आर्गूमेंट्स नहीं करते हैं तो फिर आर्गूमेंट समाप्त होने के बाद कोर्ट या तो तुरंत ऑर्डर पास कर सकता है या फिर कल तक का समय भी मांग सकता है। लेकिन ये पूरा निर्भर करता है कि पूरे केस के जो आर्गूमेंट्स है, चाहे वो एएसजी के हो, बचाव पक्ष के हो, ये खत्म कब होते हैं। ठीक है, आप रही जरा साथ। वहीं देखिए, एनसीबी के स्वतंत्र गवाह फ्लेचर पटेल ने कहा कि मैं क्रूज रेड में शामिल नहीं था। नवाब मलिक ने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो सभी गलत हैं। तो नवाब मलिक एक के बाद जो आरोप सब पर लगा रहे हैं उसको लेकर फ्लेचर पटेल ने कहा कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। एनसीबी की टीम ने फ्लेचर पटेल से पूछताछ की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ्लेचर, आपको एनसीबी की टीम ने क्यों बुलाया था? 94/21 आर्यन क्रूज केस के संदर्भ में आज मुझे बुलाया गया था और मैं उनको अपना बयान दर्ज करके आया हूं और बाकी जो कुछ पूछताछ थी मेरे बारे में थी और कैसे आप इनके कांटेक्ट में आए वो उसके बारे में पूछताछ थी। बताते हैं कि आप समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बहुत बेहतर जानते हैं। आपके उनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं? पत्नी को तो नहीं जानता मैं, ऑफिशियली अभी वो सब मालूम पड़ रहा है न्यूज़ से। शायद साल में कभी 2 साल पहले मिले थे हम। वो आप पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जितने भी रेड्स होती हैं उनमें आप शामिल होते हैं और पंच के तौर पे। ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है रिश्ता कि आप ही पंच के तौर पे शामिल होते हैं? सर, एक बताना चाहूँगा कि आज अगर आप कोई भी चैनल देखेंगे या आप कभी पास्ट में जाके देखेंगे, पंच गवाह एक बहुत अहम किरदार निभाता है और उसका इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल नहीं आना चाहिए जब वो एक माजी सैनिक है। सो ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो कुछ नहीं करता वो ये इल्ज़ाम लगाता है और अभी हमें बहुत बारीकाई से ये चीज़ का पता लग रहा है मी फॉलोइंग द न्यूज़ के बाद कि ये जो कुछ हो रहा है ये केस से डाइवर्ट करने के लिए कुछ घटक काम कर रहे हैं। कुछ मान्यवर मिनिस्टर्स जो है एक अलग ही जाति का गेम बीच में लाके खेल रहे हैं। बाप बोगस था, इट इज़ वेरी शेमलेस, मतलब बहुत गंदी पर्सनल अटैक की बात रही। क्रूज की बात करें, जो क्रूज पे रेड हुई, आप उसमें कहीं आसपास मौजूद नहीं थे? मैं बिल्कुल नहीं था। बस मलिक साहब के ये स्टेटमेंट की वजह से मेरा नाम इसमें आया क्योंकि वो बहुत बड़े मिनिस्टर है साहब है, तो उनका भी तो सरकार और सिस्टम को सुनना पड़ेगा, इसीलिए उनके वजह से ये पूरी इंक्वायरी बिठाई गई है। आई टेल यू कि जो हम फौजियों की ज़बान है वो कभी पलटने वाले में से नहीं है, इसीलिए गवाह रखा गया है और आगे हमने दरखास्त की है। आपके माध्यम से दरखास्त करता हूं पूरी जनता को, द एजेंसीज को एंड प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी, माजी सैनिक के ऊपर कोई अपना संकोच का जो ये उठा रहे या एलिगेशंस लगा रहे पैसे खाने का, प्लीज ना लगाए। मुस्तफा शेख हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और उनसे ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। मुस्तफा, इसी के साथ साथ देखिए, जज सांबरे ने यह भी कहा कि क्या आर्यन के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसा आरोप लग रहा है एनसीबी की तरफ से, क्या व्यावसायिक इस्तेमाल के सबूत मिले? ये सवाल जज की तरफ से भी रखा गया। जी बिल्कुल, ये सवाल जज की तरफ से भी रखे जा रहे हैं क्योंकि जज ने भी साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में एक रूप ये लिया था कि जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की जा रही थी अमित देसाई की तरफ से, तब जज ने पूछा था कि क्या यूके के कोर्ट्स में ये व्हाट्सएप चैट जो है वो अवेलेबल मान्य किए जाते हैं एज ए एविडेंस। तब अमित देसाई ने कहा कि यूके के कोर्ट्स में नहीं मान्य होते, तो कोर्ट ने इस पर यह भी टिप्पणी दी थी कि यूके कोर्ट्स के चलते हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता दी थी, अब उन्होंने मान्यता देना बंद कर दिया है, फिर भी हमारे यहाँ पर जो है वो एज ए एविडेंस देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जब ये कही गई कि एक
गांधी जयंती के दिन पार्टी करने के लिए क्रूज पर पहुंचे थे, ऐसा अनिल सिंह ने जब कहा तो कोर्ट ने यह कहा कि उनका कहना है कि उनको पार्टी करने ही नहीं दिया गया, उनको क्रूज के पहले ही आप कह सकते हैं घुसने के पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी जो बातें हैं एक तरह से कोर्ट में सामने रखी तो जा रही है, लेकिन अभी भी एएसजी के जो आर्गूमेंट्स है वो चालू है। वो खत्म होने के बाद ही हम ये देख पाएंगे कि रिजॉइंडर आर्गूमेंट्स होते हैं, रिजॉइंडर आर्गूमेंट्स अगर होते हैं तो फैसला आने में थोड़ी देर और लगेगी। देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, एनसीबी की तरफ से जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा उन्होंने ड्रग्स का सेवन लिया, ये अरेस्ट मेमो में इसका जिक्र है तंजीम। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मेडिकल टेस्ट हुआ था, क्या ये बात उस वक्त की गई थी कि उनको चेक किया जाए कि उन्होंने ड्रग्स उस वक्त लिया या नहीं लिया? क्या इस ग्राउंड पर भी कोर्ट सवाल उठा सकता है? जी देखिए, जहाँ तक आर्यन खान की बात है, उनका जो मेडिकल टेस्ट कराया गया था, लेकिन उस मेडिकल टेस्ट में किसी भी तरह की ड्रग्स की पुष्टि की बात नहीं कही गई है। ये बात एनसीबी की तरफ से और बचाव पक्ष दोनों की तरफ से अदालत में भी कही गई है। मेडिकल में किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। और जहाँ तक इनके चैट्स का सवाल है, मोबाइल फ़ोन को सीज करने के बाद उसका जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया गया है उससे ये चैट्स का डेटा रिट्रीव किया गया है, जिसमें 2019-2020 के तमाम चैट्स मिले हैं, जिसमें आर्यन और अनन्या एक दूसरे से ड्रग्स के बारे में लेन देन की बात कर रहे हैं। तो ये जो चैट्स हैं वही कोर्ट ने भी बोला है कि ये जब आर्गूमेंट्स खत्म होंगे तो कोर्ट उनको देखना चाहेगा, उनको पढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो रिट्रीवल डेटा है, रिट्रीव किया गया है फॉरेंसिक जो लैब है वहाँ से सीजर के बाद। तो जाहिर है ये एक बड़ा एविडेंस है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कंजम्पशन की बात है, मेडिकल में पुष्टि इस तरह की नहीं हुई है, लेकिन ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आर्यन एक सीरियल ऑफेंडर, यानी कि वो पहले से ड्रग्स लेता रहा है। और ये बात लगातार कोशिश की जा रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, एएसजी की तरफ से, कि ये साबित किया जाए कि वो सीरियल ऑफेंडर है। आर्यन खान ने ड्रग्स का कई बार इस्तेमाल किया है, वो फर्स्ट कमर या पहली बार इस्तेमाल करने वाला नहीं है। और वो बिल्कुल देखिए, पिछले 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सुनवाई अभी भी चल रही है दोनों ही तरफ से। देखिए आज एनसीबी के वकील अपनी दलील रख रहे हैं कि आखिरकार आर्यन खान को अगर रिहा किया गया तो किस तरीके से जांच प्रभावित हो। तो इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर, आर्यन केस में अभी भी सुनवाई चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इस वक्त हो चुका है। एनसीबी के वकील अनिल सिंह कोर्ट रूम में इस वक्त दलील दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरेस्ट मेमो में ड्रग्स की व्यावसायिक मात्रा का उन्होंने जिक्र है। ये सारी बातें कोर्ट रूम में की जा रही हैं, दलील दी जा रही है कि अगर आर्यन खान को छोड़ा जाता है, रिहा किया जाता है तो वो सीधे सीधे केस पर असर डालेगा, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और अरविंद देखिए, अभी दलीलों का दौर चल रहा है। एनसीबी बार बार उसी बातों को दोहरा रही है कि अगर आर्यन खान रिहा होते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इतने दिन से जेल में रखने के बाद आप बार बार ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक कनेक्शन हो सकता है, उसके लिए सबूत क्या है? और क्या वो सबूत आज कोर्ट रूम में एनसीबी की तरफ से रखे जाएंगे? और क्या वो सबूत चैट ही होंगे और वो चैट कोर्ट मान्य करेगा उन सबूतों पर और आगे कुछ कार्रवाई हो सकती है? फिर मैं नहीं आ रहा हूं तुम्हारे फ्रेम में। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, आपने जो सवाल पूछा ये सब कुछ जज पर ही निर्भर करता है। जो एजेंसी होती है, कंसर्न एजेंसी, अमूमन सभी केस में यही कहती है। और सेशन कोर्ट में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा, चूंकि इसमें कई ऐसे आरोपी हैं जो प्रभावशाली हैं, वो केस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर 1। नंबर 2, अगर इसकी बात करें, इस केस की सुनवाई की, तो शुरुआत में ही मुंबई हाई कोर्ट में बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक हलफनामा डाल के ये बता दिया कि आरोप लगाया कि जो शाहरुख खान के मैनेजर उस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कंक्लूड कर रहे हैं एएसजी, जो बड़ी बात यही है कि जो आर्गुमेंट है वो कंक्लूड कर रहे हैं एएसजी, और उसमें उन्होंने कहा कि अरेस्ट लीगल था। उसके अलावा जो आरोपी है वो अगर उनको जमानत दी गई। ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, सुनवाई अभी भी चल रही है। क्या होता है, क्या आर्यन की मन्नत कबूल होती है, इस पर नजर आएगी।